Good morning, students. Once again, I am here. I myself, Alok Rajans, SST teacher, and I am here with you about French Revolution Part 3rd video. In this video, we are going to study about the outbreak of revolution and the constitutional monarchy. That means France become constitutional monarch. So in this chapter, in this video, we are going to get knowledge about what incidents took place after the French Revolution. What changes occurred after the French Revolution? As it's written, the outbreak of the revolution. In earlier videos, we have studied that how what kind of social discrimination was in the French society. After that, due to the various reasons, the revolution outbreaks, and now we are going to get knowledge about what happened after the revolution. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, France was in turmoil. नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें, लेकिन जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, उस समय फ्रांस की जो स्थिति थी वह बहुत बुरी चल रही थी। सारा चीज़ उथल पुथल हो चुका था, क्योंकि एक बहुत बड़े बदलाव की ओर फ्रांस जा रहा था। ये जो बदलाव था, ये सिर्फ इस सेंस में नहीं था कि सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, बल्कि कई सारे अदर इफेक्ट्स भी पड़ रहे थे वहाँ पर, जिसमें सबसे पहला है हार्श विंटर। यानी अब यदि वहाँ के फिनेंशियल कंडीशन को देखें, इकोनॉमिक कंडीशन को देखें, तो उस पर भी असर पड़ा इसका। हार्श विंटर यानी ये वह समय था जबकि किसान हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, फसल काटने का काम करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब थी। विंटर बहुत खराब होने के कारण से जो फसल थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण से कि हार्वेस्ट बहुत अच्छा नहीं हुआ और किसानों की स्थिति और बुरी हो गई। दूसरा, क्राइसिस इन कंट्री। जाहिर सी बात है, यदि फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर उस देश का चलना बहुत ही मुश्किल है। तो यह कंडीशन वहाँ पर हो गई। किंग ऑर्डर ट्रूप्स। अब जब लोग राजा से उम्मीद बनाए हुए थे कि राजा हमारे लिए कुछ करेगा, ऐसे में वो एक साथ एकजुट होकर राज पैलेस की ओर बढ़ रहे थे, महल की ओर बढ़ रहे थे। राजा को इसमें कुछ शंका हुई और उसने अपने ट्रूप्स को भेज दिया कि इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए, इस भीड़ को हटाया जाए। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि राजा ने अपनी आर्मी को, अपने ट्रूप को भेजा है हम लोगों के एजिटेशन को दबाने के लिए, तो वो और गुस्से में आ गए और ऐसे में उन्होंने बस्टाइल के फोर्ट्रेस पर अटैक कर दिया। इसके अलावा अटैक्स ऑन चेटो। द पीजेंट फियर्ड अबाउट द एक्शन ऑफ मोनार्क। जो किसान थे वो तो डरे हुए थे, लेकिन अब उनके पास पीछे भी हटने का कोई उपाय नहीं था। इसके कारण से उन्होंने फ्रांस के अलग अलग हिस्सों पर अटैक करना शुरू कर दिया। होल कंट्री डिसाइडेड टू स्टेप आउट फॉर रिवोल्ट। और अब इस रिवोल्ट को देश के लगभग हर एक व्यक्ति का साथ मिल रहा था। क्यों? क्योंकि जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था कि फ्रांस का जो 90% से ज़्यादा आबादी था वह थर्ड स्टेट से बिलोंग करता था। उसमें भी ज़्यादातर पीजेंट्स फार्मर्स थे और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन और ख़राब होते जा रही थी। तो ऐसे में अब उन्हें यह लगा कि यदि हम लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो फिर हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पाएगा। और मोनार्क से अब हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है जब तक कि एक डेमोक्रेटिक रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर देते। जब सारे लोगों ने मिलकर एजिटेशन करना शुरू किया, रिवोल्ट ने एक मास रिवोल्ट का स्वरूप ले लिया, तो ऐसे में अल्टीमेटली जो लुइस 16 था वह प्रेशर में आया कि यदि अब इस एजिटेशन के अगेंस्ट में हम लोग
अपने आप को नहीं रखते हैं, अपने पावर्स को रिड्यूस नहीं करते हैं, तो यह हमारे लिए और भी खतरनाक स्थिति ला सकता है, हमारे लिए और भी बुरा हो सकता है। तो अल्टीमेटली प्रेशर में लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया। नेशनल असेंबली जो कि संविधान बना रहा था, जिसे कि लुईस 16 ने मानने से इनकार कर दिया था कि नहीं, इस तरह की कोई व्यवस्था एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन इस प्रेशर के कारण से अल्टीमेटली लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, यानी उसे मान्यता दे दी और एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और इनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, नया संविधान, उसे भी एक्सेप्ट किया। पावर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, दैट मीन्स क्लेरिटी एंड नोबिलिटी वेयर टुक अप, जो असीमित शक्तियां थी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पास, वह अब रिड्यूस कर दिया गया, या ऐसा कहें कि उसे वापस ले लिया गया। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कहा गया कि अब आपके पास पहले की वो सारी शक्तियां नहीं होंगी। एंड टैक्स वाज अबोलिश्ड, दो तरह के टैक्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और ये दो तरह के टैक्स कौन थे? टाइट्स एंड टेल। टाइट्स जो कि चर्च कलेक्ट करता था, उस टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, लेकिन टेल को अभी भी रहने दिया गया। इसका कारण था टेल सीधे सीधे स्टेट को दिया जाता था। पावर्स ऑफ मोनार्क रिड्यूस्ड एंड हैंडेड ओवर टू नेशनल असेंबली फ्रॉम स्टेट्स जनरल। अभी तक मोनार्क के पास सारा पावर होता था, लेकिन अब मोनार्क से ये पावर ले लिए गए। जो भी शक्तियां, जिन शक्तियों का उपयोग नेशनल असेंबली करती, स्टेट जनरल करता था, अब वो सारी शक्तियां नेशनल असेंबली को हैंड ओवर कर दी। इन सारे चेंजेस के कारण जो एक नया बदलाव आया, वह क्या था? वह था कि फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर बढ़ रहा था। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया और मोनार्की को भी एक्सेप्ट रखा गया, यानी राजा को कुछ सीमित शक्तियां दी गई, तो ऐसे में अब फ्रांस किस तरह का शासन में आ गया? फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, यानी कि संवैधानिक साम्राज्य के रूप में यह स्थापित हो गया। In 1791, the drafting of constitution was finished by National Assembly, limited the powers of monarch। और जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, तो उसमें यह शर्त रखी गई कि अब डिसीजन लेने का जो भी अधिकार इससे पहले मोनार्क के पास था, अब वो सारे जो पावर्स होंगे वो नेशनल असेंबली के पास होंगे। ठीक है, नेशनल असेंबली को दे दिया गया, और मोनार्क का पावर यानी कि लुईस 16 का पावर सिर्फ एक राजा के रूप में एक्सेप्ट किया गया। बाकी अब जो भी डिसीजन मेकिंग का पावर था, वो सारा का सारा नेशनल असेंबली को दे दिया गया। अब ये किस तरह से, अब ये जो सिस्टम था, नया सिस्टम, जिसे कि सेपरेशन ऑफ पावर कहा गया, एक तरह से आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां भी आप पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। तो किस तरह से ये पावर शेयरिंग का फीचर लाया गया, 3 पार्ट में बांट दिए गए। अब इंस्टीट्यूशंस को, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी दैट मीन्स जज, एग्जीक्यूटिव में किंग को रखा गया, मिनिस्टर्स को रखा गया, ठीक है, और लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली। किस तरह से ये वर्क करते थे? इसमें जैसे सबसे पहले एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, ये नए कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था की गई कि अब सिटीजन 2 तरह के होंगे, एक होंगे एक्टिव सिटीजन और दूसरे पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन को ही वोटिंग का राइट दिया गया था, यहाँ पर डिनोट किया हुआ है आपका। पैसिव सिटीजन को ये राइट नहीं दिया गया, ठीक है। अब एक्टिव सिटीजन्स कौन थे और पैसिव सिटीजन्स कौन थे? एक्टिव सिटीजन्स में उनको शामिल किया गया जो कि 25 वर्ष या 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र के थे, और एक लेबर का जो वेज होता था 3 दिन का, उसके बराबर यदि वह व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है तो वह एक्टिव सिटीजन में आएगा और उसे वोटिंग का राइट मिलेगा। इसके अलावा जो भी रह गए उन सारे लोगों को पैसिव सिटीजन में शामिल कर दिया गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि दोज पीपल who are attended a minimum of 25 years of age plus who were paying taxes equal to the 3 days wages of a laborer were undersigned as the active citizen।
ओके, एंड रेस्ट वेयर इन द पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन वोटिंग करते, वोटिंग के बाद फिर इलेक्टर्स, जिसमें कि 50,000 इनकी संख्या, एक्टिव सिटीजन की संख्या लगभग 50,000 थी। इलेक्टर ये इलेक्ट करते, उनसे 745 मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजा जाता था, जो कि नेशनल असेंबली फॉर्म करते थे और लेजिस्लेचर के पार्ट होते थे। नेशनल असेंबली फिर राजा के पास जो भी डिसीजन लिया जाता था उसे राजा को जरूर बताती थी, क्योंकि अभी भी मोनार्क वहां पर था, मोनार्की को वहां पर भी अभी भी एक्सेप्ट करके रखा गया। ठीक है, यदि राजा को ऐसा लगता कि नहीं इसे बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, तब राजा वीटो पावर यूज कर सकता था। यही सिस्टम आज हमारे देश में भी है या दूसरे भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो वहां भी है। ऐसे जैसे इंग्लैंड आज के भी समय में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, वहां पर डिसीजन जितने भी होते हैं वहां का उनकी जो संसद है ड्यूमा वह लेती है, लेकिन उससे अवगत कराना उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ के जो राजकुमार हैं या राजा हैं उनके पास वो जानकारी भेजी जाती है और उनके द्वारा जब साइन होकर आ जाता है तब इसे फाइनली अडॉप्टेड किया जाता है। वही चीज यहाँ पर था। नेशनल असेंबली कंट्रोल मिनिस्टर, मिनिस्टर के द्वारा नेशनल असेंबली को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल institutions, or you can say the institutions of the constitutional monarch in France। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ और लुइस 16 को इसे रिकॉग्नाइज करना पड़ा। दैट मीन्स व्हाट वर द consequences took place after the French Revolution, और इसके बाद किस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स के साथ मैं फिर आऊँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। इसे आप अपने स्टडी के लिए यूज़ करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक्स।